So we'll go ahead with questions on work energy, power and collision. Comparatively, बाकी चैप्टर के कंपेरिजन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा स्पीड भी ज़्यादा रहेगा. We'll start with first question. Work done by constant force से क्वेश्चन है ये. A body moves a distance of 10 meter, so displacement is 10 meter along a straight line under the action of force of 5 Newton. So force is constant. If the work done is 25 joule, the angle which the force makes with the direction of motion of the body is. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. मैं आपको पहला क्वेश्चन है इसलिए डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ. फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी विल सॉल्व सच क्वेश्चन डायरेक्टली. सो लेट अस से दिस इज अ सरफेस अलोंग विच ऑन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स. ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगा दिया. लेट अस से दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में. तो ये आ गया F एंड दिस बेसिकली इज द डायरेक्शन अलॉन्ग विद द मोशन टेक्स प्लेस. ये एंगल है थीटा. तो अगर आपको याद होगा हम लोगों ने फोर्स के कंपोनेंट्स किए थे. एक कंपोनेंट था यहाँ पे F cos थीटा, F cos थीटा. तो अगर आपको याद होगा इफ द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम दिस पॉइंट टू अ न्यू पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज लेट अस से x. तो डू यू रिमेंबर वर्क डन कैसे फाइंड करते हो? याद है क्या? नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो याद होना ही चाहिए. And what is force vector dot displacement vector? Fx cos theta. So you have work done W equals to Fx cos theta. ये आता कहाँ से है? ये यहीं से तो आता है. Displacement is x and the force which is responsible for displacement is F cos theta. क्योंकि F sin theta displacement नहीं करेगा, कौन करेगा? F cos theta. तो force which is responsible for displacement is F cos theta. तो force into displacement F cos theta into x, वो क्या बन गया? वर्क. तो आपको थीटा ही पूछा है, वर्क कितना दिया हुआ है 25, फोर्स कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 और आपको पूछा है थीटा. ऐसा ही है ना? डिस्प्लेसमेंट इज 10, फोर्स इज 5, वर्क डन इज 25. सिंपल. ये 25/50 हो गया इक्वल टू कॉस थीटा. तो 1 एंड 2 जा 1/2. कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे आती है? 60. तो आंसर इज 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. If force and displacement of particle in direction of force are doubled, work would be. सिंपल सा क्वेश्चन है. Force and displacement in the direction of force are doubled. तो work done will be how many times? Simple. What is work done? Force into displacement. Okay. So W2 by W1 is basically F2 x2 upon F1 x1. तो W2 by W1 फोर्स डबल कर दिया तो 2 टाइम्स ऑफ F1, डिस्टेंस भी डबल कर दिया तो 2 टाइम्स ऑफ x1, है ना? करेक्ट. x1 F1 कैंसिल, तो कितना हो गया 4. तो W2 इज 4 टाइम्स ऑफ W1, 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. Two bodies of masses 1 kg and 5 kg are dropped gently from the top of a tower at a point 20 centimeters from the ground. Both the bodies will have same velocity. क्वेश्चन ही नहीं है, वेलोसिटी सेम क्यों? बताता हूँ. हमारे पास ना 2 बॉडीज है. चलो ये मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड. जो 2 बॉडीज थे इसको हमने टॉप ऑफ द टॉवर, सेम टॉवर से ड्रॉप कर दिया दोनों बॉडीज को. तो लेट्स से दिस इज बॉडी 1 जिसका मास है 1 kg. यू हैव बॉडी 2 जिसका मास है 5 kg. गुड. यू शुड नो दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है फॉर बोथ दिस ऑब्जेक्ट्स. इन्होंने बोला है कि जब वो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो दिस डिस्टेंस लेट अस से इज 20 सेंटीमीटर. तो जब ये ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड होंगे तो व्हाट विल बी सेम? मोमेंटम सेम नहीं हो सकता क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. मास दोनों ऑब्जेक्ट का अलग है. अगर मास सेम होता तो मोमेंटम सेम होता, राइट? गुड. देन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकता, इट डिपेंड्स ऑन मास अगेन, क्योंकि मास अलग है तो अलग होगा. टोटल एनर्जी भी सेम नहीं होगा क्योंकि टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों किस पे डिपेंड करता है? मास पे. तो वो तो सेम हो नहीं सकता. बचा कौन? वेलोसिटी. वैसे भी लॉजिकली स्पीकिंग यहाँ पे आने के बाद तुम v = u + at यूज करोगे. दोनों के लिए u क्या है?
सेम है दोनों के लिए, ये क्या है g है, तो gt, तो यू हैव योर आंसर सेम वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन, द वर्क डन इन पुलिंग अ ब्लॉक of wood weighing 2 kilonewton for a length of 10 meter on a smooth inclined plane at an angle of 15 degree with the horizontal is। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, इजी क्वेश्चन है। द वर्क डन तुमको फाइंड करना है किस चीज में वर्क डन, टू पुल अप अ ब्लॉक ऑफ वुड। हमारे पास एक वुड का ब्लॉक है जिसका वेट 2 किलो न्यूटन का है, उसको हमको ऊपर पुल करना है फॉर अ लेंथ ऑफ 10 मीटर। तो उसको तुम इंक्लाइन प्लेन पे 10 मीटर ऊपर पुल कर रहे हो, 10 मीटर, राइट, ऑन अ स्मूथ प्लेन एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो पहले मैं तुमको एक क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझा देता हूँ। तो व्हाट यू हैव इज, व्हाट वी हैव इज, मान लेते हैं ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, गुड। नाउ लेट अस अज्यूम हमारे पास था एक ब्लॉक, वुडन ब्लॉक। इस वुडन ब्लॉक को मैं इस प्लेन पे ऊपर की तरफ पुल कर रहा हूँ ऊपर। कितने में डिस्टेंस तक इसको हम लेंगे, लेट अस से s विच इज 10 मीटर, गुड। ये जो 10 मीटर पे आने के बाद जो हाइट होगा, मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, एक ही बात है, बोथ आर पैरेलल लाइंस, तो सेम लेंथ, डजंट मैटर। ये एंगल कितना है थीटा, ये कितना है h। अब इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने अपने तरीके से वी कैन इमेजिन, बुक टू बुक लिखने का तरीका अलग होता है, आंसर इज द सेम। थीटा इज 15, s इज 10। आपको बोला है ये जो ब्लॉक है इसका जो वेट है वो 2 किलो न्यूटन का है, 2 किलो न्यूटन। इसको यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने में कितना वर्क हुआ। तो एनी आइडिया हाउ टू फाइंड दिस आउट? मैं जानबूझ के तुमको मेथड दूसरा देने वाला हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, अब द इंक्लाइन प्लेन पे तुमको फिर वेट के कंपोनेंट करने पड़ते हैं, फिर तुमको कंपोनेंट पता होना चाहिए। जब ब्लॉक ऊपर आएगा तो नीचे कंपोनेंट कौन सा है, mg साइन थीटा, राइट, बराबर। और नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस थीटा। वैसा मत करो, सिंपल सा रखो, इसको ग्राउंड लेवल मान लो। एक काम करना, व्हाट यू शुड डू इज, इसको तुम्हारा रेफरेंस लेवल मान लेना। रेफरेंस मतलब ग्राउंड लेवल, सो दिस इज योर ग्राउंड लेवल विच इज योर रेफरेंस लेवल आल्सो, राइट। कंपेयर टू ग्राउंड लेवल, जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा तो ये कितनी हाइट पे गया, h, सही है। मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को इन शॉर्ट वर्टिकल डायरेक्शन में कितने हाइट तक मूव किया, h। तो जो भी वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। किस में, पोटेंशियल। बस पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो, तुम्हारा काम हो गया। तो याद रखना, इसको मैं थोड़ा, मेरा तरीका अलग है सॉल्व करने का। आई विल जस्ट डू दिस, आई विल से कि ग्राउंड लेवल से ये एक h हाइट तक पहुंच गया, बस h हाइट, यहाँ पे पहुंचा या यहाँ पे पहुंचा डज नॉट मैटर, लेकिन हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, h। तो मैं क्या लिखूंगा, mg h। यू नो mg क्या होता है पता है, वेट। क्या होता है, वेट। तो ये वेट है और ये वर्क डन है। ये वेट की वैल्यू कितनी दी है तुमको, 2 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू कितनी थी, 2 किलो न्यूटन। h कैसे फाइंड करोगे, हाउ टू फाइंड आउट h, व्हाट इज साइन थीटा। अरे रे, साइन थीटा बताओ, जल्दी बताओ। साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो व्हाट इज h, s साइन थीटा। रोटेशनल डायनामिक्स में तुमने ये सब सीखा हुआ है, भूल गए। सो देयरफॉर यू हैव वर्क डन इक्वल्स टू mgs इनटू साइन थीटा। ये mg की वैल्यू दी है तुमको 2 किलो न्यूटन, s की वैल्यू दी है तुमको 10 मीटर, और साथ में साइन ऑफ 15 डिग्री। तो ये 2 इंटू 10⁴ हो गया, और साइन ऑफ 15 डिग्री तुमको वैल्यू बताइए 0.2588। एक काम करो, अब पहले तो इस पॉइंट को भूल जाओ, भूल गए। 2.2588 का डबल 2500 का डबल होता है 5000, 80 का डबल होता है 166 कि 176। तो 5000 में 176 ऐड कर लो, 5176, बराबर, श्योर, गुड।
ये पॉइंट लगाना बाकी है ना, बाकी है कि नहीं, तो पॉइंट लगा लो, लगा लिए, इंटू 10⁻⁴ क्या 4। अब ये 10⁻⁴ का एक 10 को दे दिया 5.176 इंटू 10⁻³ जूल, मतलब कितना 5.176 किलो जूल, 5.17 किलो जूल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a force of 5 Newton making an angle theta with the horizontal acting on an object displaces it by 0.4 meter along the horizontal direction. If the object gains kinetic energy of 1 joule, the horizontal component of the force is। तो ये जो मैंने तुमको डायग्राम ड्रॉ करके दिया था, ये सेम डायग्राम अभी वहाँ पे इमेजिन कर लेना, सेम क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा बोला है हमारे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन का जो थीटा एंगल पे है, तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, तो ऑब्जेक्ट को मूव कौन कर रहा है, एफ कॉस थीटा। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 0.4, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है। इफ द ऑब्जेक्ट गेन्स काइनेटिक एनर्जी, तो याद रखना जो भी वर्क हुआ है किस पे, ऑब्जेक्ट पे, इट अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन ही बता रहे हैं आपको, आपको कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो टू सिंपल, you need to know that we just saw work done W equals to, if you remember, it is F cos theta into X, ये होता है horizontal component of force। F cos theta, F sin theta, तो F cos theta horizontal component, तो पूछा भी तुमको क्या है horizontal component, right? And this work done on the object appears as change in kinetic energy, बराबर। तो F cos theta is equal to change in kinetic energy अपॉन डिस्प्लेसमेंट। हाउ मच इज काइनेटिक एनर्जी, कितना है 1 जूल, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.4, मतलब कितना हो गया 10/4, 10/4 कितना होता है 2.5, तो 2.5 ऑप्शन बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man squatting on the ground gets straight up and stands, the force of reaction on ground, the force of reaction of ground on the man during the process is। मैं वापस क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ तुम्हारे लिए। अ मैन स्क्वाटिंग ऑन द ग्राउंड गेट्स स्ट्रेट अप एंड स्टैंड्स, द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन द मैन, तो ग्राउंड जो मैन पे फोर्स लगा रहा है मतलब रिएक्शन की बात हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस एस। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए स्क्वाटिंग का मतलब क्या है। Someone of you must know, maybe you are health freak and you go to gym, you know स्क्वाटिंग नहीं पता अभी, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वाटिंग, एक तो वेट लिफ्टिंग में भी होता है, एक नॉर्मल भी होता है। दिस इज व्हाट यू डू, यू टिल्ट एंड देन यू स्ट्रेट अप, है ना। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो स्क्वाटिंग के टाइम, स्क्वाटिंग में व्हाट हैपेंस इज, लेट अस से ह्यूमन वो अपने लेग्स को फोल्ड करेगा, राइट, दिस इज लेग्स एंड देन दिस पार्ट इज द पार्ट ऑफ योर बैक। तो जब वो टिल्टेड है स्क्वाटिंग के टाइम, दिस इज व्हाट इट इज। अभी स्क्वाटिंग करते टाइम ना क्या होता है, इंसान बेंड होता है फिर स्ट्रेट होता है, बेंड होता है फिर स्ट्रेट होता है, तो ये स्ट्रेट पोस्चर है, दिस इज द टिल्टेड वन। जब टिल्टेड है, रिमेंबर टिल्टेड है, और टिल्ट से जब वो स्टैंड होने वाला है, तो जो भी ग्राउंड फोर्स लगा रहा है मैन पे, वो दो चीज़ों को बैलेंस करता है। कौन सी दो पता है, एक तो तुम्हारा खुद का वेट, दूसरा फ्रिक्शन। क्योंकि जब तुम टिल्टेड पोजीशन से स्टैंड होते हो, अगर फ्रिक्शन नहीं रहा सटक जाओगे। तो नॉर्मली हम लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सिर्फ वेट को बैलेंस करता है, वैसा नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस टू थिंग्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड वेट। तो रिमेंबर, अभी याद रखना। तो ड्यूरिंग स्क्वाटिंग, when tilted, remember normal reaction is basically balancing two things। which two things? एक है force of friction, तो इसको स्मॉल f बोल देता हूँ मैं, चलो फ्रिक्शन बोल देता हूँ, फ्रिक्शन प्लस द वेट विच इज mg, ठीक है। एंड आफ्टर स्क्वेटिंग, मतलब जब स्ट्रेट पोस्चर होगा, आफ्टर स्क्वेटिंग, तो ऐसा बोलता हूँ ड्यूरिंग स्क्वेटिंग व्हेन स्ट्रेट, during squatting when the man is straight, उस केस में
क्योंकि अभी इंसान सीधा खड़ा हो गया तो अभी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो फ्रिक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा है, वो फ्रिक्शन को बैलेंस सिर्फ टिल्टेड से स्ट्रेट आने की पोजीशन में बैलेंस करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg, बराबर। तो जब वो टिल्ट से खड़ा हो रहा था तो नॉर्मल रिएक्शन था वेट प्लस फ्रिक्शन, मतलब रिएक्शन ज़्यादा है। और जब स्ट्रेट खड़ा हो गया तो फिर उस केस में रिएक्शन इक्वल्स टू वेट। पढ़ो ऑप्शन। Constant and equal to mg in magnitude? No, it is not a constant, it is changing. Constant and greater than mg? No, it is not constant. Variable? Yes, but always greater than mg? No, क्योंकि इस केस में greater than mg है, उस केस में equal to mg है। ऑप्शन डी, at first greater than mg? Yes, at first it is mg plus friction, तो greater than mg? Yes, and later becomes equal to mg? Yes, तो ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था, लेकिन जिनको स्क्वाटिंग पता ही नहीं उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, और जिनको स्क्वाटिंग पता नहीं उनको तो ये समझेगा नहीं कि टिल्टेड पोजीशन से जब स्ट्रेट पोजीशन में जाना है तो फिर नॉर्मल रिएक्शन दो चीजों को बैलेंस करने वाला है, योर वेट एंड फ्रिक्शन। गुड, डन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी हमने पिछले टॉपिक में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, नाउ वी विल सॉल्विंग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और याद रखना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अगर हो तो नॉर्मली इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और वेरिएबल यहाँ तो तुमको लिख के दिया है कि वेरिएबल फोर्स, और तुमको समझेगा कैसे कि वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। पिछले क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली तुमको बता देती है 5 न्यूटन, मतलब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पे तुमको बताएंगे कि फोर्स किसी चीज पे डिपेंड करता है, टाइम पे या पोजीशन पे या वेलोसिटी पे। तो पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स F इक्वल टू सी, समझ में आ गया कि F डिपेंड्स ऑन x, मतलब पोजीशन के साथ फोर्स चेंज हो रहा है, इसको पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स बोलते हैं। फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1, द वर्क डन इन द प्रोसेस इज, तो वर्क डन इन द प्रोसेस इज, यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इंटीग्रेशन f dx फ्रॉम x1 टू x2। यहाँ पे x1 को बोला है 0 या फिर x, और फाइनल को बोला है x1, और x की वैल्यू 0 बोली है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1, तो यहाँ पे चलो 0 लिख देते हैं, 0 हो गया, डन, खत्म हो गया आंसर। कैसे खत्म हो गया आंसर, दिस इज सी एक्स, सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x dx। ये क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, ओरली इसका आंसर तुमको कैलकुलेट करते आना चाहिए। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 0 से x1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, so therefore this is equals to c by 2, c by 2 upper limit is x1 square minus 0, so you have half c x1 square, half c x1 square, option number B। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a position dependent force F equal to 7 minus 2x plus 3x square Newton acts on a small body of mass 2 kilogram and displaces it from x equal to 0 to x equal to 5, the work done in joules is। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ अभी इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको इंटीग्रेशन ही करने हैं हर जगह पे। तो वर्क डन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन F dx, क्योंकि फोर्स पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। x1 की वैल्यू तुमको बोली हुई है 0 और x2 इज 5, दिस इज 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। बस 3 इंटीग्रल कर लो, सिंपल है, लिमिट्स कॉमन डाल देता हूँ मैं, तो 7 कांस्टेंट इंटीग्रेशन dx, 7 इंटू dx का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस 2 कांस्टेंट x dx का इंटीग्रेशन प्लस 3 कांस्टेंट x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, और लिमिट सबके सेम है तो सब पे कॉमन लिमिट्स लगा देते हैं 0 टू 5। इसका 7x हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx इज x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, 2 हो जाएगा कैंसल आउट, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा प्लस 3x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 5, 3 और 3 भी हो गया कैंसल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से अपर लिमिट लगाओ, लोअर लिमिट तो वैसे भी 0 है। व्हाट इज 7 इंटू 5, 35, अपर लिमिट 35। व्हाट इज 5 का स्क्वायर, 25। व्हाट इज 5 का क्यूब, 125। 35 में से 10 गए, 25 गए, 10 और 125 135, 130
135 जूल, तो 135 जूल ऑफ वर्क इज डन, 135, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 3 kg is under a force which causes displacement in it given by s equal to t cube by 3 in meter, find the work done by the force in first 2 seconds। थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। अब कैसे ट्विस्ट किया, पहले अब तक क्या बोल रहे थे, तुमको फोर्स का इक्वेशन दे रहे थे और तुमको बोल रहे थे कि वर्क डन फाइंड करो फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो पहले फोर्स तुमको बता दिया था, फोर्स का इक्वेशन। अभी यहाँ पे क्या है, फोर्स का इक्वेशन बताया नहीं है, यहाँ पे किसका इक्वेशन बताया है, डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, मतलब ऐसा सिस्टम में तुमको ऑलरेडी बता दिया है। फिर आपसे पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, तो हमको तो वर्क डन फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन ही करना है, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट 2 सेकेंड्स, यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल पोजीशन बोला है क्या, नहीं। तो अब तक तुम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या ले रहे थे, पोजीशन, यहाँ पे क्या लोगे, टाइम, क्योंकि यहाँ पे तुमको टाइम बताया है 0 से 2 सेकेंड लेना है। तो पहला काम होता है टू आइडेंटिफाई वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। जब क्लियरली बोला है फ्रॉम 0 to 5 मीटर, मतलब योर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी पोजीशन। यहाँ पे क्लियरली बोला है पहले 2 सेकेंड्स, तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, टाइम। और फिर हमको फोर्स का इक्वेशन दिया नहीं है, किसका दिया है, डिस्प्लेसमेंट का, तो हमको फोर्स का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, कैसे बनाओगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी स्टार्ट करते हैं वहां से। ऑलवेज रिमेंबर, अगर तुमको इनिशियली क्लिक नहीं हुआ ना कि करना क्या है, डोंट वरी, यू स्टार्ट विद वॉट एवर यू नो कि मुझे अगर वर्क डन फाइंड करना है तो मुझे इंटीग्रेट करना है। कम से कम तुमको ये तो आइडेंटिफाई करते आना ही चाहिए कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो टाइम है, तो तुमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एफ डी टी, कम से कम इतना पता होना चाहिए। ये पता लग गया, अब यू स्टार्ट थिंकिंग क्या एफ तो नहीं है मेरे पास, तो एफ नहीं, तो एफ फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, लेकिन मेरे पास तो ए भी नहीं है, फिर ए कैसे फाइंड करोगे, डी वी बाई डी टी, है कि नहीं, लेकिन मेरे पास तो वी भी नहीं है, तो मैं वी को क्या लिखूंगा, डी एस बाई डी टी। मतलब इन शॉर्ट मुझे एस का 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। और ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, पहले एफ फाइंड कर लो फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देयरफॉर यू हैव एफ इक्वल्स टू एम डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, 2 बार डेरिवेटिव है ना, 2 बार डेरिवेटिव, तो पहले ले लो, यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव ले लो। तो ये भी आपके ऊपर है, हाउ यू थिंक। अगर तुमको इसी चीज को अलग तरीके से लिखना है, लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है, लिख लो। यू स्टार्ट बाय सेइंग कि चलो ठीक है पहले v फाइंड करते हैं, ds बाय dt, तो v इक्वल्स टू ds बाय dt, dt ऑफ s, व्हाट इज s, t क्यूब बाय 3, 1/3 बाहर आ गया, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब, 3t स्क्वायर होता है ना, व्हाट इज v, t स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1, तो t रेज़ टू n का क्या आएगा, n इंटू टी रेज़ टू n माइनस 1 बराबर है, हो गया। तो v मिल गया, अब यहाँ से a मिल जाएगा, a मिल जाएगा a बराबर, कैसे मिलेगा a, dv बाई dt, तो dt ऑफ v, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा 2t, तो ये क्या आ गया 2t, ये मिल गया तुमको एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। फिर 4 से m इंटू ए, m की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो 3 इंटू 2t मतलब कितना 6t, ये मिल गया तुमको फोर्स का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you have work done equal to integration f dt, it is कितना आया f 6t dt from t1 to t2, what is the value of t1, 0, और ये कितना 2, 6 बाहर, इंटीग्रेशन t dt, what is इंटीग्रेशन t dt, t square by 2, तो t square by 2 from 0 to 2, you have 1s and you have 2s, upper limit minus lower limit, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, तो कितना आ गया 8, कितना आ गया 8, आंसर में है क्या, नहीं 3, हाँ अच्छा, ओके वेरी गुड, काम गुड, सॉरी
यार एक मिनट थोड़ा सा मेरे को, हाँ, आई एम लिटिल इन शॉक। टी स्क्वायर बाई टू, वन एंड थ्री का। ओके, अभी ठीक है क्या? ठीक है, हाँ कि ना? तो 12, अभी 12 आंसर में है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? व्हाट वेंट रॉन्ग? फिजिक्स में गलती नहीं हुई, मैथ्स में गलती है, और कुछ गलती जानबूझ के भी करनी पड़ती है, तो एग्जाम में मत करो। व्हाट इज रॉन्ग? चेक। चलो मैं बताता हूँ गलती क्या है। मेरे को, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे पहले स्टेप पे कोई तो टोक देगा। ये डायमेंशनली वर्क होता ही नहीं है। फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो तुम डायरेक्टली ऐसा लिख ही नहीं सकते हो। मेरा पहला स्टेप मैंने गलत किया, इंटेंशनली गलत किया, फॉर यू टू रियलाइज कि तुमको डेफिनेटली डिस्टेंस से टाइम डोमेन में जाना है, यस, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग दैट। ये गलत है, क्योंकि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो इधर तुमको एस लिखना ही पड़ेगा। अब डीएस को तुम टी में लाओ, कैसे लाओ पता है? तुमने वो भी करके रखा है, अगर ध्यान होगा तो। इफ यू आर पेइंग प्रॉपर अटेंशन, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि मैंने ना वी को क्या लिखा, डी एस बाई डी टी लिखा क्या, और वी क्या आया, टी स्क्वायर। इसका मतलब तुमको समझ में आया कि डी एस बाई डी टी, वी क्या है, यहां पे ध्यान देना, इस स्टेप पे ध्यान देना, इस स्टेप पे ध्यान देना। वी क्या है, डी एस बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखा, टी स्क्वायर। तो डी एस क्या बन गया, व्हाट इज डी एस, जल्दी बताओ, टी स्क्वायर डी टी। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। तो अब जब तुम इंटीग्रेट करोगे ना, थिंग्स विल बेसिकली चेंज, क्योंकि यहाँ पे ना डी एस लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज फोर्स इंटू डी एस। और फोर्स तुम्हारा कितना आया, 60। फोर्स में गलती नहीं है, फोर्स इज करेक्ट, इंटू डी एस। डी एस के यहाँ पे क्या लिखोगे, टी स्क्वायर डी टी। सो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 6t इंटू टी स्क्वायर डी टी। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो एग्जाम में करके आते हैं, सीधा लिख देते हैं एफ डी टी। वो डायमेंशनली वर्क होता ही नहीं है, वो इम्पल्स होता है, चेंजिंग मोमेंटम होता है, तो वैसा नहीं करना। तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन 0 टू 2, क्या हो गया ये, टी क्यूब डी टी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब, टी रेज टू 4 बाय 4 फ्रॉम 0 टू क्या, 2। वेरी गुड, दिस इज 3 बाय 2, हाँ या ना, यस। टी रेज टू 4 मतलब 2 रेज टू 4 माइनस 0, 2 रेज टू 4 और 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 इज 8, 8 3 कितना, 24, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। Two springs of spring constant 1500 न्यूटन पर मीटर एंड 3000 न्यूटन पर मीटर। तो दो स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 दिया है, K1 इज 1500, K2 इज 3000 रिस्पेक्टिवली, आर स्ट्रेच विद द सेम फोर्स। फोर्स सेम है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, फोर्स इज सेम मतलब फोर्स इज कांस्टेंट। दे विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इन द रेशियो, रिमेंबर व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या बोला है, फोर्स। तो इसको पहले फोर्स के टर्म में कन्वर्ट करो। व्हाट इज फोर्स ड्यू टू अ स्प्रिंग, के एक्स माइनस के एक्स, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज के एक्स। तो एक काम करेंगे, के से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ये क्या बन गया, फोर्स का स्क्वायर, तो फोर्स स्क्वायर बाय 2k। तो यू नाउ नो न्यू फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, फोर्स अपॉन 2k फॉर अ स्प्रिंग। फोर्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। वेरी गुड, इसका मतलब u1 बाई यू टू इज k2 बाई k1। k2 कितना है 3000, k1 कितना है 1500, तो रेशियो कितना है 2:1। 2:1, ऑप्शन नंबर सी। पक्का ना, 2:1। चलो अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, when a spring is stretched by 2 centimeter, it stores 100 joule of energy. If it is stretched further by 2 centimeter, the stored energy will increase by, हाँ थोड़ा ये क्वेश्चन ध्यान दो यहाँ पे, मैं तुमको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले केस में स्ट्रेचिंग कितना है, 2, मतलब एक्सटेंशन इज 2, तो x की वैल्यू 2, उस केस में एनर्जी कितना स्टोर है 100, तो वहां से k मिल जाएगा। तो यहाँ पे केस वन में तुम u1 इक्वल्स टू हाफ के x1 स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा 2u1 बाई के, तुमको k चाहिए ना, 2u1 बाई x1 स्क्वायर इक्वल्स टू k, 2u1 बाई x1 स्क्वायर इक्वल्स टू k। तो k इक्वल्स टू 2 इंटू 100, क्योंकि 100 जूल था इनिशियल एनर्जी, और 2 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, तो 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो जो k की वैल्यू है ये आ गया 2/2 स्क्वायर, मतलब 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5, ये कितना है 10⁻⁻4, ऊपर जाके +4, और पहले से 100 था तो 10⁻⁶, मतलब 5 इंटू 10⁻⁵, न्यूटन पर मीटर। ये के न्यूटन पर मीटर में होता है, क्योंकि F इक्वल्स टू kx, k इक्वल्स टू F/x न्यूटन पर मीटर, तो k मिल गया। अब आपको पूछा है कि अगर मैंने इस स्प्रिंग को फर्दर 2 सेंटीमीटर से एक्सटेंड किया, स्ट्रेच किया, पहले 2 था, अभी कितना हो जाएगा 4, तो व्हाट इज द इंक्रीज इन एनर्जी। तो एक बात बताओ, कैन आई डायरेक्टली राइट डाउन इंक्रीज इन एनर्जी एज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी? यस, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, तो हाफ के आ गया बाहर, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, हाफ के की वैल्यू कितनी आई 5 इंटू 10⁻⁵, x2 कितना है 4 का स्क्वायर कितना 16, x1 कितना है 2 का स्क्वायर कितना 4, लेकिन वो सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻⁻², उसका भी स्क्वायर किया 10⁻⁻⁴, तो ये ना कन्वर्जन फैक्टर है, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। तो दिस इज दैट कन्वर्जन फैक्टर, इसको भूल मत जाना, नहीं तो आंसर गलत आएंगे तुम्हारे। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना यहाँ पे, 10⁻⁵ और -4 कितना 10, 10 कितना 10, याद रखना ये 10 है, ये कितना है 12, ये कितना है 2, व्हाट इज 12/2 6, 6 इंटू 5 30, 30 और वो कितना था 10, तो कितना हो गया 300 जूल, तो कितना से एनर्जी बढ़ा 300 जूल। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a spring when stretched by 2 mm, its potential energy becomes 4 joule. If it is stretched by 10 mm, its potential energy is equal to, फिर वही टाइप का क्वेश्चन है, दो केस है, केस 1 केस 2। केस 1 से तुमको k की वैल्यू मिलेगी, वो k की वैल्यू केस 2 में यूज करनी है, दैट इज द क्वेश्चन, डन, बाकी कुछ करना नहीं है तुमको। तो केस 1 में जो एक्सटेंशन है x1 वो कितना है 2 mm, 2 × 10⁻³ मीटर, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना है 4 जूल। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर, राइट, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा k का वैल्यू, दैट इज 2u1 बाई x1 स्क्वायर, तो 2 इंटू u1 इज 4 अपॉन x1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 10⁻³ का -6, 4 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर, k की वैल्यू मिल गई। अब तुमको केस 2 में x2 कितना बोला हुआ है 10 mm, तो एक्सटेंशन इज 10 mm, तो 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻² मीटर, और आपको पूछा पड़ा था पोटेंशियल इन द सेकंड केस, तो u2 इक्वल्स टू हाफ के x2 का स्क्वायर, हाफ के की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू x2 का स्क्वायर 10⁻⁴, 10⁻⁶ और -4 कितना हो गया 100, तो कितना आना चाहिए 100 100 है क्या आंसर? नहीं, तो क्या आना चाहिए आंसर नन, तो 6 का ऑप्शन नंबर डी वैसे होना चाहिए, करेक्ट है 100 जूल, नन ऑफ दीज। तो अभी देखो ये फुल फ्लेज मेथड था, लेकिन इतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, तो 2 या 3 स्टेप में तुम्हारा आंसर आ सकता है। कैसे, मैं तुमको बताता हूँ एक ट्रिक।
स्प्रिंग सेम है क्या? हाँ, स्प्रिंग क्या है? सेम है। अगर स्प्रिंग सेम है तो याद रखना के कांस्टेंट है, और क्योंकि के कांस्टेंट है तो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, सीधा सीधा u2 बाई u1 इक्वल्स टू x2 बाई x1 का स्क्वायर। अभी स्टेप्स कैसे बचते हैं, ये तो स्टेप बचाएगा ही, लेकिन साथ में x2 की वैल्यू 10 mm थी, x1 की वैल्यू 2 mm थी, mm क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो तुमको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटू u1, ये 5 स्क्वायर, व्हाट इज 5 स्क्वायर? व्हाट इज 5 स्क्वायर? 25, और u1 की वैल्यू कितनी है? 4, तो 25 इंटू 4 कितना होता है? 100। तो हमारा आंसर क्या आया था? 100। तो बहुत कम स्टेप्स में तुम्हारा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ऐसे ट्रिक्स तुमको सोचते रहने पड़ेंगे, क्योंकि स्प्रिंग सेम था, लेकिन अगर स्प्रिंग अलग अलग होता तो K1 K2 की वैल्यू सेम नहीं होती। वैसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर स्प्रिंग सेम नहीं है तो तुमको K2 की वैल्यू बतानी ही पड़ेगी उनको। तो एनीवेज, अगला क्वेश्चन टू सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spring with spring constant K when stretched to 1 centimeter, the potential energy is U. It is stretched by 4 centimeter, the potential energy will be. तो अभी सेम वाला ट्रिक यूज कर लो, सेम वही अभी देखा हमने, u2 by u1 इक्वल्स टू क्या? x2 by x1 का स्क्वायर। स्प्रिंग सेम है ना, u2 by u, व्हाट इज x2? 4, what is x1? 1, stretched by 4 centimeter. If it is stretched by 4 centimeter, 4 और 1 centimeter cancel, तो u2 equals to 16u, 16u, option C। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, ये तो हमने अभी सॉल्व किया। द स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय x ऑन लोडिंग, स्प्रिंग के नीचे लोड लगा दिया तो एक्सटेंशन कितना है? x। देन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इफ यू रिमेंबर, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। आई जस्ट टोल्ड यू, व्हाट डिड आई टेल यू? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय के, तो 1/2 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। व्हाट इज के स्क्वायर एक्स स्क्वायर? फोर्स, लेकिन टेंशन भी तो फोर्स होता है ना, तो टी स्क्वायर बाय 2k हो गया, टी स्क्वायर बाय 2k। कहाँ पे? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज बाय। सिंपल क्वेश्चन है। आपको डायरेक्टली याद है क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन? नहीं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला? हाफ mv square multiply divide by mass on the right hand side, m square v square by m. What is m square v square? What is mv? मोमेंटम, तो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, तो मोमेंटम स्क्वायर कितना होता है? 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुमको ये याद होगा कि p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये याद होना चाहिए था। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में कितनी बार तो देखा है फॉर्मूला, तो याद होना चाहिए था। काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से बढ़ाया? 300। तो मोमेंटम में कितना इंक्रीज हुआ? मैंने आपको बहुत बार बोला है, इंक्रीज और चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहे हो तो परसेंटेज में इट इज P2 बाय P1 -1 इंटू 100, ऐसा होता है ना, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो फाइनल बाय इनिशियल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल कितना हो गया? 1। P2 बाय P1 माइनस P1 बाय P1 दैट इज 1। डायरेक्टली ऐसे याद रखना आप। अभी P2 बाय P1 कैसे निकालोगे? सिंपल है, P2 इज प्रोपोर्शनल टू, P इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ K, क्योंकि मास तो सेम है, बॉडी चेंज नहीं किया तो मास सेम है, मास सेम है, तो P2 बाय P1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ke2 बाय Ke1। व्हाट इज Ke2? अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं K मानता हूं, K कितना माना? K, और 300% से इंक्रीज हुआ, तो व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? 4k। इंक्रीज बाय पहले K था, अभी 300% बढ़ा तो K प्लस 3k, 4k। तो 3k नहीं 4k,
तो Ke2 is basically K plus 3K, where K is initial kinetic energy. तो ऐसा गड़बड़ मत करना, गड़बड़ किए तो गए गए 4K by K, which is basically 2. So therefore, percentage change in momentum is P2 by P1, which is 2 minus 1 into 100. तो कितना हो गया 100%. 100%. Option A. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. और लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जो भी इक्वेशन लाओगे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लाओगे, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर लोगे. विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम. सिंपल सा क्वेश्चन है. जरा एक बार बताओ, अभी मैंने तुमको बताया पिछले क्वेश्चन में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. अंडर रूट ऑफ 2mk. काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m. और लाइट एंड हैवी बॉडी, तो किसका मोमेंटम ग्रेटर होगा, जिसका मास ग्रेटर होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया ना. तो देयरफॉर जिसका मास ग्रेटर होगा, किसका मास ग्रेटर होगा, जो भी होगा हेवियर बॉडी, तो मोमेंटम किससे ज्यादा है, हेवियर बॉडी. बताओ आंसर. विच वन हैज द ग्रेटर मोमेंटम, द हेवियर बॉडी. बस इतना ही आंसर है उसका. चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये टाइप के क्वेश्चन ना ऑलरेडी सॉल्व होते हैं ऑलरेडी. मैं तुमको पहले फुल फ्लेज बताता हूँ, लेकिन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट होता है. और स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h. एक हाइट h से स्टोन को ड्रॉप कर दिया. इफ इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम p, इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट. पहले h था तो अभी 2h हो गया, क्योंकि पहले h था, अभी तुमने 100% हाइट बढ़ा दिया तो 2h हो गया. 2h, राइट. द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय हाउ मच परसेंट ओवरऑल. इफ यू लुक, तुमको बोला है कि अगर h हाइट था तो मोमेंटम p था, जब हाइट 2h है तो मोमेंटम कितना है. दैट इज अ क्वेश्चन इन शॉर्ट. पक्का. तो तुमको यहाँ पे हाइट और मोमेंटम को रिलेट करना है. किसको किसके रिलेट करना है, हाइट को मोमेंटम के साथ. कैसे करेंगे, कैसे करेंगे. और ऊपर से एक वर्ड यूज किया था, ड्रॉप. बताओ. हाँ 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 हाँ. अरे रे, अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे. हाँ क्या. अरे मोमेंटम इज एम टू वी. बराबर, बराबर है, करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है. वी इज यू प्लस एटी. यस. प्रॉब्लम क्या है कि इस इक्वेशन में हाइट कहाँ है, नहीं है, तो ये नहीं चलेगा. हाँ तो क्या चलेगा बताता हूँ. अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2s. तो p इक्वल्स टू m, u की वैल्यू 0, 2a, a मतलब कौन, g, s मतलब कौन, h. तो p इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू रूट ऑफ, g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो p इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h. सही है, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जब तुमने हाइट डबल किया तो मोमेंटम कितने परसेंट से चेंज हुआ, वही परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम. मतलब क्या, P2 बाई P1 माइनस 1 इंटू क्या 100. सही है ना, 41% आंसर आएगा इसका. व्हाट इज P2 बाई P1, अंडर रूट ऑफ H2 बाई H1 माइनस 1 इंटू 100, है ना. व्हाट इज H2, 2H, क्योंकि हाइट ये 100% से बड़ा था, मतलब 2h1 हुआ था ये, तो 2h1 2h माइनस 1 इंटू कितना 100. आई थॉट कि तुम फटाफट बता दोगे इसका आंसर. h और h हो गया, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 माइनस 1, तो 0.41 इंटू 100 कितना होता है 41%. इस इंक्रीजेस बाय 41%. चलो अगला क्वेश्चन.
वैसे आई टोल्ड यू कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी ओरली सॉल्व. P is mv, v is under root of u square plus 2as. तो तुमको ये समझ में आना चाहिए था कि P is proportional to root of h. P is proportional to root of h. यहाँ तो ध्यान में आया होता तो बहुत सिंपल है. पहले मोमेंटम कितना था P, अभी न्यू मोमेंटम कितना होगा P2 by P1, P2 by P1, root of h2 by h1. h2 is 2h, h1 is h, cancel, root 2 कितना root 2. What is root 2? 1.414. So P2 is 1.41 times of P1. 1.41, 0.41 से बढ़ गया ना फ्रैक्शन, परसेंटेज मतलब 41. तो डायरेक्ट ही आता है वो आंसर, सिर्फ इतना पता होना चाहिए. तो P2 by P1 कितना होगा रूट ऑफ h2 by h1. h2 is 2h, h1 is h. तो P2 will be 1.41 times of P1. तो 41% से इंक्रीज हुआ. अगला क्वेश्चन, if a body of mass 200 gram falls from a height of 200 meter and its total potential energy is converted into kinetic energy at the point of contact of the body with Earth's surface, then what is the decrease in the potential energy of the body at the contact? हमारे पास 200 ग्राम का बॉडी है, 200 ग्राम जो फॉल हो गया, कितने हाइट से फॉल हो गया 200 मीटर. उसका पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, राइट. तो व्हाट इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाइट 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया ना किसमें काइनेटिक में. तो बस तुमको पता है, मैंने तुमको बताया था, जानबूझ के बताया था थ्योरी कल के लेक्चर में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है -G(m1m2/r). लेकिन मैंने बोला था फिर mgh क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द हाइट इज स्मॉल कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ. 200 मीटर वेरी स्मॉल. तो डायरेक्टली तुमको घुमा के पता है क्या पूछा है, घुमा फिरा के तुमको घुमा फिरा के पूछा है mgh. मास 200 ग्राम है मतलब 0.2 किलोग्राम में, जी की वैल्यू 10 है, हाइट की वैल्यू कितनी है 200. ये कितना है 2 इंटू 200 कितना होता है 400. हो गया, डन, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, an object of mass 3m splits into 3 equal fragments. तो 3m हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 3m है, वो 3 इक्वल फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट हुआ. तो m1 इज m/3 और ये 3m है ना, तो 3m के 3 टुकड़े कितने m. तो m और m मास सेम है. 2 फ्रैगमेंट्स है वेलोसिटीज vj कैप एंड vi कैप. तो एक गया अलोंग y एक्सिस, एक गया अलोंग x एक्सिस, बराबर. वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट इज, व्हाट अ जोक. चलो मैं बताता हूँ, इट इज अ जोक. क्यों जोक बताता हूँ. हमारे पास ना एक ऑब्जेक्ट था जो पहले रेस्ट पे था. कहाँ था वो, रेस्ट पे. इट वाज नॉट मूविंग. व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम 0. ठीक, अभी इसको हटा देता हूँ. इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू 0. इसके कितने टुकड़े हुए 3. तो व्हाट विल बी फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड प्लस मोमेंटम ऑफ थर्ड, राइट. और मैंने बोला था आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कभी भी वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है. व्हाट इज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट, m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार प्लस m3 v3 बार. therefore according to conservation of momentum, according to conservation of linear momentum, you have total initial momentum equal to total final momentum. What is initial momentum 0. What is final momentum, ये. yes or no, yes, बराबर, पक्का. what is m1 का वैल्यू, right. what is v1 bar, I think they have said vj cap. what is m2 m, what is v2 bar m I cap. what is m3 m और v3 तो पूछा ही है, v3 पूछा तुमको. वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट, बराबर. इसमें से m कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लिया, vj कैप प्लस vi कैप प्लस m v3 बार. m कॉमन आ गया ना, m कॉमन आ गया. ये m शिफ्ट कर दो, क्या हो गया
जीरो, क्या हो गया, जीरो। तो जीरो इक्वल्स टू वी जे कैप प्लस वी आई कैप। मैं इन दोनों टर्म में से वी भी कॉमन निकाल लेता हूँ, वी को भी कॉमन निकाल लिया इन दोनों टर्म से, तो वी जे कैप प्लस आई कैप, और ये वी थ्री बार, तो व्हाट विल बी वी थ्री बार माइनस वी जे कैप प्लस आई कैप, माइनस वी आई कैप प्लस जे कैप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mass of 5 kg is moving along a circular path of radius 1 meter। एक मास है 5 किलोग्राम का, it is moving along circular path of radius 1 meter। if the mass moves with 300 revolution per minute, revolutions per minute ओमेगा होता है, ओमेगा, पहले तो पैरामीटर आइडेंटिफाई करो। its kinetic energy would be, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। एक काम करो, सबसे पहले you need to remember what is kinetic energy, half mv square, right? You know mass, yes. You know V, no. What is V? R omega. What is R? 1. What is omega? कितना? 300 revolutions per minute. Per minute divided by 60 per second। हमको ओमेगा ही चाहिए था, बराबर है, ये पर सेकेंड में आ गया, बराबर ना, कितना हो गया, 5 आ गया, वेरी गुड। तो रिमेंबर you need to remember, लिख देता हूँ मैं, since ओमेगा is 300 revolutions per minute, मतलब 300 बाई 60 revolutions per second, RPS, ठीक है, गुड। तो 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। so you have kinetic energy equals to half m। what is mass? 5। what is v? 5। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5, 125 का आधा, 62.5। नहीं है, कहाँ करते हो भाई? तो यह जो कॉमन मिस्टेक होता है, ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा ये रेडियन पर सेकेंड में होता है, और ये जो रिवोल्यूशंस पर मिनट है ना, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है। तो रिमेंबर, ये गलती नॉर्मली होती है, तो हमने नहीं करनी। तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, व्हाट इज आर? 2 पाई ए। तो v इक्वल्स टू, अभी मैं काम करता हूँ, r की वैल्यू कितनी? 1। n कितना था, कितना था n? 300 रिवोल्यूशंस पर मिनट, तो डिवाइड बाय 60। तो सिंस n ओमेगा नहीं, n 300 रिवोल्यूशंस पर मिनट था, इसको पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया डिवाइड बाय 60 करके। अभी ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। गुड। कितना कितना 10, नहीं, नाउ इट इज करेक्ट, कोई इशू नहीं है, नहीं आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। सही है क्या ये? तो रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब कौन? n की ओमेगा, n ओमेगा कैसे फाइंड करते हो? 2 पाई n। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। व्हाट इज मास गिवन टू यू? 5। दिस इज 10 पाई का स्क्वायर, सही है। व्हाट इज 5 बाई 2? 2.5। 10 का स्क्वायर 100 है ना, गुड, इंटू पाई स्क्वायर। तो कितना आ गया आंसर? 250 पाई स्क्वायर, क्योंकि आ जाएगा 2.5 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, तो 250 पाई स्क्वायर जूल, 250 पाई स्क्वायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A ball of mass 2 kg and another of mass 4 kg are dropped together from a 60 feet tall building after a fall of 30 feet each towards earth. Their respective kinetic energy will be, जोक है, क्यों जोक है बताता हूँ। What is kinetic energy का फॉर्मूला? हाफ mv स्क्वायर। तो रिमेंबर ना, kinetic energy is हाफ mv स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक बॉल है 2 kg का, एक है 4 kg का, दे आर ड्रॉप फ्रॉम 60 फीट टॉल, सेम हाइट से ड्रॉप किया। 30 फीट आने के बाद व्हाट इज देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज, उसका रेशियो पूछा है। काइनेटिक एनर्जी क्या पूछा है? रेशियो।
काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी। वेलोसिटी दोनों का सेम है, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस सी टी दोनों के लिए लगाओगे तो क्या आएगा? सेम, क्योंकि दोनों का इनिशियल स्पीड क्या था? सेम, क्योंकि दोनों को हमने ड्रॉप किया कहाँ से? रेस्ट से, राइट। तो इस केस में दोनों के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो है और ए जी है, जी टी, मतलब v इक्वल टू जी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि v कॉन्स्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू मास। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड इज m1 बाय m2। m1 की वैल्यू 2 थी और इफ आई एम करेक्ट m2 की वैल्यू 4 है, तो कितना है? 1:2। ऑप्शन नंबर सी।